हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आप सबके बीच एक बार और आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ कंसेप्ट पे बात करेंगे। आप लोग को जैसे कि मालूम होगा, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ज्ञान जोन, और इस ज्ञान जोन पे एक 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि आज डे 2 है। और इस वीडियो में भी हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 4 कंसेप्ट पे बात किए थे। फर्स्ट कंसेप्ट था, उस टॉपिक का नाम था अंक, दूसरा था उसका नाम था संख्या, तीसरा था उसका नाम था प्राकृत संख्या, और चौथा था उसका नाम था पूर्ण संख्या। और अब हम लोग चलते हैं उसके तरफ और देखते हैं आगे की कुछ कंसेप्ट को। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 9th लिखा हुआ है और डे 2 लिखा हुआ है। इसको डे 2 समझ लीजिए या वीडियो 2 समझ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 9th क्लास का मैथ का चैप्टर 1 है ये वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे संख्याएं होगा वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं में से हम लोग 4 कंसेप्ट का टॉपिक पढ़ चुके हैं। और फिर अगला कंसेप्ट पे चलते हैं, और अगला आज के कंसेप्ट का फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। अब हम लोग समझते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका जो डिफिनीशन है, इसका जो परिभाषा है वो है सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 से विभाज्य हो। क्या सर आप बोल दिए, हमको तो समझ में नहीं आया। तो ध्यान से समझिए, 2 तो आपको समझ में आ गया कि 2 किसे कहते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक जो पहले वाले वीडियो था उसमें पढ़े थे प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में जानने थे कि जो गिनती की कतारें होती है, जो गिनती की लाइनें होती है, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की कतारों में 2 आती है, और जब 2 आती है तो ये 2 से आपको परिचित हो गया। अब बात है कि सर 2 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब क्या होता है, तो विभाज्य का मतलब होता है जो कट जाए, जो पूरी कट कर कुछ अंक प्राप्त कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्य। तो हम लोग के पास है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखने की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी प्रयास करिएगा, कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और हमारे साथ साथ लिखने का प्रयास करिएगा। और जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, और आप भी समझने का प्रयास करिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। आज हमारे ऑफलाइन कोचिंग में एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप उस पर जो पढ़ाए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्लो पढ़ाए। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोग के बीच थोड़ा सा हम स्लो चलें। तो ध्यान रखिएगा और देखिएगा, आप लोग पढ़ते चलिएगा लाइन बाय लाइन। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम संख्या। सम संख्या के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लिए, अब इसको लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वैसे प्राकृत संख्या। क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वैसे प्राकृत संख्या। वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से क्या हो, तो जो 2 से विभाज्य हो। वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, तो जो 2 से विभाज्य हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब आप तो ये समझ गए कि जो 2 से विभाज्य होगा उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे, लेकिन इसमें अभी कुछ पॉइंट बाकी है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या है, तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र 2m होता है। तो हम लोग आगे लिखेंगे एरो देकर इसका सामान्य सूत्र, या इसे हम लोग लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र। क्या लिखेंगे, इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र 2m होता है। क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र 2m होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, 2m होता है। सर 2 तो समझ में आ गया, लेकिन m क्या है, तो m जो है ये एक प्राकृत संख्या है। m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जब ये प्राकृत संख्या है तो पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो लिखिएगा हम लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे जैसे, और जैसे में देंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, डैश 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 डैश, हम लोग अनंत तक जाएंगे। अनंत तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या में भी 1 2 3 4 कहाँ तक लिखे थे, अनंत तक। पूर्ण संख्या में भी हम लोग कहाँ तक लिखे थे, अनंत तक। अब इसका क्या मतलब है भाई, सिस्टम क्या है, तो ध्यान से देखिए। अब एक गिनती की जो कतार है अनंत तक जाती है। अनंत तक इसलिए अनंत को सौंपा जाता है कि क्योंकि 1 से जब गिनती स्टार्ट होगा, जब 1 से लाइनें कतार स्टार्ट होगी तो उसके अंदर कितनी सम संख्या आएगी ये तो गणना मुश्किल है।
ये सो करना असंभव है, इसलिए हम लोग अनंत को सौंपते हैं। और अनंत से हम लोग इस बात को समझते हैं कि यहाँ से आगे बहुत आ सकती है सम संख्या है। क्या आ सकती है? सम संख्या है, बहुत आ सकती है, बहुत ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या निकल सकती है। अब जैसे 1 है तो 1 सम संख्या नहीं निकला, 2 निकला, 2 के बाद में 3 सम संख्या नहीं निकला, 4 निकला, 4 के बाद में 5 नहीं निकला, 6 निकला, 6 के बाद में 7 नहीं निकला, 8 निकला। इस टाइप से 1 से लेकर अनंत तक है जो कि सम संख्या निकला है। तो इसका तो एग्जांपल समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे 2m है तो 2 समझ में आ गया। m क्या है? तो m वही प्राकृत संख्या है। m क्या है? तो m वही प्राकृत संख्या है। अब ध्यान से देखिए, इस m एक फॉर्मूला है, सूत्र इसका क्या है? 2m है। अगर आपको पता करना है कि सच में से सम संख्या में 2m से क्या सम संख्या प्राप्त हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, अगर आप 2 में यहाँ पे 2m लिखल है, 2 को समझ लिए, 2 और m के बीच में कुछ नहीं है तो इसे हम लोग गुना मानते हैं। उसके बाद में m है, अगर m प्राकृत संख्या है तो सर प्राकृत संख्या में तो 1 भी आता है, तो हम 1 रख के देखें। तो अगर आप m का मान 1 रखिएगा और 2 से जब 1 में मल्टीप्लाई यानी गुना करिएगा तो 2 एकम कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। मतलब कि एक सम संख्या उत्पन्न हो गया। अब बोलिएगा सर एक और, तो अब मान लेते हैं कि 2m है, 2 के लिए 2 हो गया, बीच के लिए यहाँ पे गुना हो गया, और m के बाद में इसमें हम प्राकृत संख्या m रखे हैं, तो m के जगह पर अब प्राकृत संख्या हम 2 रखना चाहते हैं। तो आप 2 रख कर देख लीजिए, तो आप 2 रखिएगा तो आपका कितना आएगा? 4 उत्पन्न आएगा। अगर आप फिर से ट्राई करते हैं, 2m लिखेंगे, 2 गुना अगर 3 रखेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है सम संख्या का एक सूत्र उत्पन्न किया गया है, जिस सूत्र का नाम है 2m। क्या नाम है? 2m। इस फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला क्या है? 2m। और 2 समझ में आ गया कि एक संख्या एक प्राकृत नंबर है, और m भी क्या है? एक प्राकृत नंबर है, लेकिन उसे डिजिट में दे दिया गया है, लेटर में। अब m दिया गया है, m प्राकृत संख्या को सौंप दिया गया है कि प्राकृत संख्या m के जगह पे है, m के जगह पे आप प्राकृत संख्या कोई भी रख सकते हैं, और इससे उत्पन्न करके आप देख सकते हैं कि क्या सम संख्या इस फार्मूला से सच में उत्पन्न हो रही है। तो हमने जब 3 को एग्जाम्पल ट्राई किया तो हमने देखा कि सच में यहाँ पे 2 जो है सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी क्या है? सम संख्या है। तो यही है सम संख्या के डिफिनीशन और सम संख्या के सूत्र। और सम संख्या के सूत्र को कैसे प्रयोग करेंगे, इससे कैसे उत्पन्न करेंगे सम संख्या, इसके बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ विषम संख्या पे समझते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज कर दें, मिटा देते हैं इसे हम लोग। अब हम लोग आते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जब आप सम संख्या समझ जाते हैं तो विषम संख्या समझने में आपको परेशानी नहीं होती है। तो फिर कैसे नहीं होती है? तो सम संख्या में बोला जाता है कि जो संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है विषम संख्या। वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। इसको भी एग्जाम्पल से दर्शाएंगे। तो अब हम इसे लिखते हैं वैसे संख्या। क्या लिखेंगे? तो वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विषम संख्या, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया, इसका परिभाषा आपको समझ में आ गया कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सर जब 2 से विभाज्य न होगा तो फिर वो होगा किससे विभाजित? तो भाई वो 1 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? अब इसका भी कुछ सूत्र है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। अब इसको हम लोग इसको क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर भी इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है, वो होता है 2m-1। क्या होता है? तो 2m-1 होता है, 2m-1 होता है। इसको भी समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे में लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे में हम लोग लिखेंगे 1, 3, 5, 7,
डैश डैश डैश, फिर हम लोग इन्फिनेटिव तक जाएंगे। इसका मतलब है कि एक गिनती के कतारों में विषम संख्या बहुत आ सकती है, इसलिए हमने किनको सौंप दिया, तो हमने एक अनंत को सौंप दिया जिनका नाम अनंत है, और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब समझिए 2 का मतलब सर समझ में आ गया कि एक प्राकृत संख्या में से एक संख्या को निकाला गया है, जिस संख्या का नाम हम लोग 2 बोल रहे हैं। m क्या है, तो सर यहाँ पर भी m को प्राकृत संख्या ही बोला गया है। अब प्राकृत संख्या बहुत सारा है, तो एक संख्या निकाले हैं तो यहाँ पे 2 नाम दे दिए, और बहुत सारा प्राकृत संख्या को हम लिख नहीं सकते हैं तो उसको एक नाम दे दिया गया जिस नाम से हम लोग बोल रहे हैं m, और m के जगह पे आप बहुत सारे प्राकृत संख्या रखकर और विषम संख्या के बारे में जांच कर सकते हैं। जैसे कि आपको सम संख्या अगर इस सूत्र से निकालना था तो आप 2 को 2 रख रहे थे और m के जगह पे कोई प्राकृत संख्या रख रहे थे, जिससे आपको सम संख्या निकलता है इस फार्मूला से उत्पन्न होता है या नहीं होता है ये आपको पता चल गया। अब आपको विषम संख्या पता करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिखल है 2m, क्या लिखल है -1। 2 हमें समझ में आ गया, 2 और m के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी पॉइंट नहीं, न जोड़ है न घटाव है न गुना है न भाग है। जब हमें कुछ ना दिखे तो हम यहाँ पे गुना मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, इंटू छुपा हुआ है। अब यहाँ पे -1 है, तो सबसे पहले m का बात करें तो m एक प्राकृत संख्या है, तो हम 1 रख के देख ले, तो हाँ रख के देख लीजिए। प्राकृत संख्या में से एक डिजिट हम रख लिए और -1 है, तो 2 एकाइम 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जब 2 में से आप 1 घटाएंगे तो 1 बच गया। इसका मतलब है कि मेरा विषम संख्या इस फार्मूला से उत्पन्न हो गया। आप कहते होइएगा कि सर हो सकता है यही एक एग्जाम्पल दे के आप बच्चे को संतुष्ट कर देते, नहीं इसमें हम और भी एग्जाम्पल देना चाहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल देना चाहेंगे, 2m-1 इसका फार्मूला है, और यहाँ पे रखिए 2 × m के जगह पे अब नहीं हो तो 2 रख लीजिए, -1 कीजिए। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। इसका मतलब है हमने 2 एग्जाम्पल देखा और दोनों एग्जाम्पल में हमें विषम संख्या उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है अगर ये फार्मूला भी दिया गया है तो ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला सही काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। हाँ, तो हमने देख लिया, इस फार्मूला से हम लोग 2 एग्जाम्पल को बनाकर देख लिए और हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इस फार्मूला का उत्पन्न, जो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं वो विषम संख्या उत्पन्न हो रही है और ये फार्मूला सही है, इस फार्मूला का उपयोग सही हो रही है। थोड़ी सी ब्लर हो रही थी वीडियो, इसलिए थोड़ा सा हमें बीच में उसे ठीक करना पड़ा है। और हम लोग अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग पूर्णांक संख्या पे समझेंगे। तो हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो ऋणात्मक शून्य हो और धनात्मक संग्रह के सम्मिलित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे वैसे ऋणात्मक संख्या, वैसे ऋणात्मक संख्या नहीं, ऋणात्मक जिसका ऋणात्मक शून्य हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे ऋणात्मक जो शून्य हो, जो इसे लिखिए वैसे ऋणात्मक संख्या जो शून्य हो और धनात्मक संग्रह के सम्मिलित हो उसे हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा दिख रहा होगा और अब सब लगभग सही चल रहा है। तो देखते हैं पूर्णांक संख्या का परिभाषा यहाँ पे लिखा जा रहा है, वैसे ऋणात्मक जो शून्य हो और धनात्मक जो है धनात्मक संग्रह के सम्मिलित हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए पूर्णांक संख्या को हम लोग दर्शाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले 0 देंगे जो कि कह रहा है ऋणात्मक शून्य। अगर हम लोग धनात्मक संग्रह, अगर मान लेते हैं कि धनात्मक को शून्य लिखते तो ऋणात्मक को संग्रह में लिखते, तो उसे कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉमा देंगे 1, 2, 3, 4 और डैश डैश देंगे हम लोग कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। फिर इधर चलेंगे तो इधर भी कॉमा देंगे -1, -2, -3 डैश डैश हम लोग कहाँ तक देंगे,
तो माइनस इन्फिनेटिव तक देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसे हम लोग कैसे में लिखे हैं, तो इसे हम लोग जैसे में लिखे हैं। ये जीरो है। अगर हमने लिखता कि धनात्मक शून्य और ऋणात्मक संग्रह में, तो वही हो गया धनात्मक शून्य, और ऋणात्मक इसके संग्रह में, माने संग्रह का मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब होता है एक जगह, दो चीजों को एक जगह मिलाने की प्रक्रिया को सम्मिलित संग्रह बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने लिखा ऋणात्मक शून्य, तो ऋणात्मक की जगह पे शून्य हो गया, और धनात्मक संग्रह, तो धनात्मक इसमें जोड़ दिए। इसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं, इसे पूर्णांक संख्या। अब हम लोग बात करते हैं आगे परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। तो वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर देहाती भाषा में समझा जाए तो जिसे हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों एक पूर्णांक है। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे परिमेय संख्या। किसे कहते हैं, तो वैश्य संख्या। कौन से संख्या, तो वैश्य संख्या, वैश्य संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, उसे हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होइएगा तो मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इसको लिखने के लिए अब हमें ऊपर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं और स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने सम संख्या को मिटा रहे हैं, सम संख्या को हमने इरेज कर दिया, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देंगे। किन का एग्जाम्पल, तो परिमेय संख्या का। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा परिमेय संख्या। क्या लिखा, तो हम लोगों ने लिखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हम लोगों ने परिभाषा दे दिया है, वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम लोग जैसे में क्या लिखेंगे, तो लिखिए, देखिए जैसे, जैसे में p/q के मतलब कि बट्टा में लिखा जा सके। तो अगर हमने लिखा 4/3, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग लिखे -4/3, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ऊपर में ऋणात्मक है और नीचे में क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि कॉमा में अगर हम लोग दे दिया 3/0, तो क्या है, परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। और p और q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। p/q, p और q जो है दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या। और अभी हमने पढ़ाए हैं पूर्णांक संख्या वैसे ऋणात्मक जो शून्य है और धनात्मक संग्रह हो, मतलब कि ऊपर माइनस हो सकता है, नीचे प्लस हो सकता है, और ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, वो परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अब बट्टा में अगर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर मानते हैं हमने लिखा -12/8, 6/18, तो ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे। तो फिर हम लोग अगले कंसेप्ट के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और जाते जाते मैं कुछ मोटिवेशन थॉट बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। दिखने वाले 1000 हो या ना हो, दिखने वाले 1000 हो या ना हो, हम जब भी काम करेंगे तो प्रदर्शन बहुत अच्छे से करेंगे। मान लेते हैं मेरे प्रदर्शन वाले कम हैं, इसका मतलब तो ये नहीं बनता कि हाँ हम अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे से ना निभाएं। समझ में आपको आ रही है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।